विद्यार्थियों, हम संधि के प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षा तक हमने स्वर संधि के भेदों का अध्ययन किया है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एक नवीन विषय का अध्ययन करेंगे और एक नवीन संधि का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय है विद्यार्थियों विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा के अंतर्गत हम विसर्ग संधि के विषय में जानेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि में होने वाले जो परिवर्तन है उनको जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, विसर्ग संधि यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तब वह विसर्ग संधि कहलाती है। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? विसर्ग संधि के अंतर्गत जो परिवर्तन होगा वह किसके अंतर्गत होगा? विसर्ग के अंतर्गत होगा। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि विसर्ग के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमने यहाँ पर देखा कि विसर्ग के स्थान पर, अब विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर क्या क्या होगा? या तो यहाँ पर होगा तालव्य श, या यहाँ पर होगा मूर्धन्य श, या यहाँ पर होगा दंत्य श। उसके उपरांत विद्यार्थियों उन्होंने बताया कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो सकता है? र भी हो सकता है और र के उपरांत वहां पर विद्यार्थियों उ भी हो सकता है और उ से आगे वहां पर बताया कि वहां पर गुण कार्य होकर ओ भी हो सकता है और वहां पर आगे विद्यार्थियों उससे आगे की ओर पूर्ण रूप भी वहां पर कार्य होंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों आगे की ओर अगर हम देखें तो विसर्ग के स्थान पर लोप कार्य भी होगा। तो विद्यार्थियों ऐसी परिस्थिति का हमने अध्ययन किया है कि विसर्ग के स्थान पर या तो तालव्य श होगा या मूर्धन्य श होगा या दंत्य श होगा या विसर्ग के स्थान पर र होगा या विसर्ग का लोप भी वहां पर बताया गया है। इसके अलावा भी विद्यार्थियों वहां पर कई बार विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी आदेश होगा या विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग भी आदेश होगा। तो चलिए विद्यार्थियों सभी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और उसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे सम्मुख यहाँ पर परिस्थिति बताई गई है कि विसर्ग के स्थान पर स श श अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। पहली परिस्थिति का हम अध्ययन करते हैं कि विसर्ग के स्थान पर तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श आदेश होंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थियों कि विसर्जनीयस्य स खरी परे विसर्जनीयस्य सह शात, अर्थात खर प्रत्याहार पर में होने पर, अर्थात विसर्ग के उपरांत खर प्रत्याहार हो तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों? वहां पर जो विसर्ग है उसको सह आदेश होगा। अब विद्यार्थियों हमारे पास में पहली परिस्थिति आती है कि खर प्रत्याहार किसे कहेंगे और उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होंगे। तो विद्यार्थियों हमने जो माहेश्वर सूत्र है उस माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत अध्ययन किया है कि वहां पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहारों के माध्यम से ही वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण होते हैं वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। हमने देखा कि विद्यार्थियों वर्ग क्या होते हैं? कु, चु, टू, तु, पु अर्थात क वर्ग। अब क वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। तो उन्होंने बताया तो कि क वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होगा? क और ख। उसी प्रकार से विद्यार्थी जो सभी वर्ग हैं उन सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और उसके उपरांत उन्होंने बताया कि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। बताया गया है विद्यार्थियों विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श, श, स हो तो विसर्ग को दंत्य श आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हमें बताया गया है कि विसर्ग के बाद में यदि अगर खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? दंत्य श आदेश होगा। देखिए इसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि विसर्ग है और विसर्ग के बाद यदि अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य श आदेश होता है। देखिए अब हम बात करें कि वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण कौन कौन से हैं? तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण है विद्यार्थियों क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, श। ये क्या है विद्यार्थियों? यह है तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं विद्यार्थियों कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर खर प्रत्याहार हो तो वहां पर क्या आदेश होता है? दंत्य श आदेश होता है। देखिए नमः धन ते, अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग है, विसर्ग से आगे क्या है विद्यार्थियों? तय है, तय इसके अंतर्गत है विद्यार्थियों ये रहा तय। तो क्या होगा यहाँ पर? विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? दंत्य श आदेश होगा। तो दंत्य श का हमने आदेश कर दिया और जो वर्ण है उनको हम मिला लेते हैं। देखिए नमस्ते, नमस्ते, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर श आदेश हुआ, स को हम यहाँ लिख देंगे तो नमस्ते। इस प्रकार से ये हमारा पद
बनेगा। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे अलग अलग परिस्थिति में किस प्रकार से विसर्ग के स्थान पर और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों सर्वप्रथम हम जानेंगे कि विसर्ग के स्थान पर क ख होने पर क्या आदेश होगा, फिर हम जानेंगे कि च छ होने पर क्या आदेश होगा, ट ठ होने पर क्या आदेश होगा, त थ होने पर क्या आदेश होगा, प फ होने पर क्या आदेश होगा, और विसर्ग के बाद यदि अगर तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श है तो क्या आदेश होगा। सर्वप्रथम हम जो प्रथम प्रक्रिया है उसकी ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं कि विसर्ग के बाद यदि अगर क ख हो तो वहां पर क्या होगा। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया है कि विसर्ग के बाद यदि अगर क या ख है तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग आदेश होगा और इस अर्ध विसर्ग को कहते हैं जिह्वा मूल। देखिए क्या बताया गया है कि विसर्ग के आगे क ख के रहने पर विकल्प से अर्ध विसर्ग जिह्वा मूल हो जाता है। अब हमारे पास में यहाँ पर नई परिस्थिति आ गई है कि विकल्प से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों कि एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तात्पर्य क्या है कि एक बार अर्ध विसर्ग आदेश होगा, एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तब क्या होगा, तो विद्यार्थियों वह पूर्व वाली स्थिति में ही रहेगा, अर्थात एक बार अर्ध विसर्ग आदेश होगा और एक बार विसर्ग आदेश होगा। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रामः खनति, अब यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है विद्यार्थियों, ख है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, अर्ध विसर्ग आदेश होगा। अर्ध विसर्ग किस प्रकार से लिखते हैं हम ऐसे, तो एक बार अर्ध विसर्ग आदेश होगा और एक बार क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। तो देखिए राम खनति और क्या होगा, रामः खनति, इस प्रकार से यह रहेगा। तो अब हम इसको भी क्या बोलेंगे, राम खनति और रामः खनति, इस प्रकार से हम इसको उच्चारित कर सकते हैं। एक बार अर्ध विसर्ग होगा और एक बार विसर्ग होगा। तो विद्यार्थी प्रथम परिस्थिति का हमने अध्ययन किया कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर क ख है तो विसर्ग को क्या आदेश होगा, अर्ध विसर्ग आदेश होगा, विकल्प से होगा। एक बार अर्ध विसर्ग वाला रूप लिखा जाएगा और एक बार जो विसर्ग है उसका रूप लिखा जाएगा। आगे की परिस्थिति का अध्ययन करते हैं कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर च छ है तो क्या परिस्थिति होगी। तो वहां पर उन्होंने बताया है विद्यार्थियों कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर च छ है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य श आदेश होगा और दंत्य श के स्थान पर क्या आदेश होगा, तालव्य श। तो अब विद्यार्थी यहां पर हम सीधा समझ सकते हैं कि यदि अगर विसर्ग के उपरांत च छ है तो वहां पर कौन सा आएगा, तालव्य श आएगा। देखिए विसर्ग के आगे च या छ के होने पर विसर्ग के स्थान पर आदेश होने वाले दंत्य श को शुत्व होकर, अर्थात जो संधि कार्य है, शुत्व कार्य है, वह होकर तालव्य श आदेश होगा। अब यहाँ पर इस परिस्थिति को हमने अध्ययन किया है और हमने ये जाना है विद्यार्थियों, यदि अगर विसर्ग के उपरांत क ख है तो वहां पर अर्ध विसर्ग होगा विकल्प से, यदि अगर विसर्ग के उपरांत च छ है तो वहां पर तालव्य श आदेश होगा। और तालव्य श किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए कह धन चित। अब यहाँ पर क्या विद्यार्थी विसर्ग है, सर्वप्रथम क्या होगा, यहाँ पर दंतेश आदेश होगा तो क श चित। अब दंतेश को क्या होगा विद्यार्थी, तालव्य श, तो क श चित, और इस प्रकार से हम लिखेंगे कश्चित। यह हमने जाना है। अब विद्यार्थियों इसके जो शेष उदाहरण बचे हुए हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं, उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या है विद्यार्थियों, रामः धन च। अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, तो विद्यार्थियों आगे क्या है, च है। अब च होने पर क्या होगा विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो विसर्ग है उसको दंतेश आदेश होगा। अब दंतेश को तालव्यश, और जो संपूर्ण पद है वह क्या किस प्रकार से आएगा, रामश्च। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं दंत्य और यह क्या है, तालव्य। ठीक है, आगे का उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों, कह चन। अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, जो विसर्ग है, विसर्ग से आगे क्या है, च है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, दंतेश। दंतेश के स्थान पर क्या होगा, तालव्यश, और संपूर्ण पद क्या बनेगा, कश्चन। उसी प्रकार से तेजः चीयते, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से आगे च है, तो विसर्ग के स्थान पर दंतेश आदेश होगा, दंतेश के स्थान पर तालव्यश आदेश होगा, और हमारे पास में पद क्या बनेगा, तेजश्चीयते। उसी प्रकार से निश्चलः, निश्चलः, तो विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है विद्यार्थियों, छ है, तो विसर्ग के स्थान पर दंतेश आदेश होगा, दंतेश के स्थान पर तालव्यश आदेश होगा, संपूर्ण पद क्या बनेगा, निश्चल। उसी प्रकार से तपः चर्या, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है, च है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर विसर्ग के स्थान पर जो दंतेश है वह आदेश होगा, दंतेश को तालव्यश आदेश होगा, और तालव्यश के उपरांत हमारे पास में पद बनेगा तपश्चर्या।
इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसके उदाहरणों को समझा है। अब हम आगे की परिस्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। अब यहाँ पर है विद्यार्थियों कि विसर्ग हो और विसर्ग के उपरांत यदि अगर ट या ठ है तो क्या परिस्थिति होगी। तो उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर जो दंत्य श आदेश होगा उस दंत्य श के स्थान पर यहाँ पर मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। देखिए विसर्ग के आगे ट या ठ के होने पर विसर्ग के स्थान पर आदेश होने वाले दंत्य श को ष्टुत्व होकर मूर्धन्य श आदेश होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए धनु धन टंकार है, यहां पर क्या है विसर्ग है, आगे क्या है ट है। अब क्या होगा विद्यार्थियों विसर्ग को सर्वप्रथम क्या होगा दंत्य श आदेश होगा। देखिए धनुष टंकार है, अब जो दंत्य श है उसको क्या आदेश होगा मूर्धन्य श आदेश होगा। देखिए धनुष टंकार है। अब जो समस्त वर्ण है उनको हम एक साथ मिला लेते हैं और पद का निर्माण करते हैं धनुष टंकार है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो विगत परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया सर्वप्रथम कि विसर्ग के आगे यदि अगर क ख है तो वहां पर अर्ध विसर्ग होगा, विकल्प से होगा। उसके उपरांत हमने अध्ययन किया विद्यार्थियों की विसर्ग के आगे यदि अगर च छ है तो वहां पर विद्यार्थियों दंत्य श को तालव्य श आदेश होगा। उसके उपरांत विद्यार्थियों हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर ट ठ है तो वहां पर जो विसर्ग के स्थान पर दंत्य श आदेश होगा उस दंत्य श के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश होगा। देखिए इनके उदाहरणों को समझते हैं। बालकः टीकते, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत ट है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा दंत्य श आदेश होगा। दंत्य श को क्या होगा मूर्धन्य श आदेश होगा और संपूर्ण पद क्या बनेगा बालकः टीकते। यहां पर हम इसको लिख लेते हैं दंत्य, यहां पर है मूर्धन्य। देखिए वृद्धः ठगति, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है ठ है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य श होगा। दंत्य श को क्या होगा मूर्धन्य श होगा और हमारे पास में पद क्या बनेगा वृद्धष्ठगति। उसी प्रकार से है विद्यार्थियों स्पंदनायाः टीका, स्पंदनायाः विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है ट है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य श, दंत्य श को मूर्धन्य श और संपूर्ण पद क्या बनेगा स्पंदनायाः टीका। देवः ठक्कुरः, देव है, विसर्ग है, विसर्ग के आगे ठ है तो विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर दंत्य श, दंत्य श को मूर्धन्य श, पद क्या बनेगा देवष्ठक्कुर। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अब हम आगे की परिस्थिति की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों आगे है हमारे पास में विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत यदि अगर त थ है तो वहां पर दंत्य श आदेश होता है। देखिए विसर्ग है, विसर्ग को क्या आदेश हुआ दंत्य श आदेश हुआ है और यहाँ पर उससे आगे की ओर कोई परिवर्तन नहीं है। उदाहरण से समझते हैं कि विसर्ग के आगे त या थ के होने पर विसर्ग के स्थान पर दंत्य श आदेश होगा। देखिए उदाहरण क्या है नमः धनते, विसर्ग है, विसर्ग के आगे त है तो क्या होगा विसर्ग के स्थान पर दंत्य श आदेश होगा। देखिए नम स ते, मैं यहाँ पर हलंत है तो नम नहीं पूर्ण रूप से ही होगा विद्यार्थियों। नम आगे क्या है श है और आगे है त तो क्या संपूर्ण वर्णों को मिलाने पर क्या बनेगा नमस्ते। किस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों नम विसर्ग के स्थान पर हमने क्या किया यहाँ पर दंत्य श, अब दंत्य श आगे मिल जाएगा ते के अंतर्गत क्या बनेगा नमस्ते। अब हम इसके उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए उदाहरणों में क्या है विद्यार्थियों विष्णु त्राता, विसर्ग के बाद क्या है विद्यार्थियों त है क्योंकि त्राता किस प्रकार से बनता है त र और आ तो क्या है आगे त है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा दंत्य श आदेश होगा। संपूर्ण पद क्या बनेगा विष्णु त्राता। इतः ततः, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है त है तो विसर्ग को दंत्य श आदेश होगा। क्या होगा क्या पद बनेगा इतस्ततः। उसी प्रकार से बालकः तरति, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत त है, त को जो विसर्ग है विसर्ग को दंत्य श आदेश होगा और संपूर्ण पद बनेगा बालकस्तरति। उसी प्रकार से बालः थुत्करोति, तो विद्यार्थियों बालः के अंतर्गत जो विसर्ग है विसर्ग के स्थान पर दंत्य श आदेश होगा और संपूर्ण पद बनेगा बालस्तुत्करोति। इस प्रकार से हमने इन उदाहरणों को समझा है। अब विद्यार्थियों हम आगे की परिस्थिति की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे है विद्यार्थियों विसर्ग है, विसर्ग के आगे यदि अगर प फ हो तो क्या होगा तो विद्यार्थी यहाँ पर भी विकल्प से क्या होगा अर्ध विसर्ग आदेश होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि विसर्ग है, विसर्ग के आगे यदि अगर प फ है तो यहाँ पर अर्ध विसर्ग होगा और यह अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है उपधमानीय। देखिए विसर्ग के आगे प फ के रहने पर विकल्प से अर्ध विसर्ग उपधमानीय हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं बालः पठति, विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है विद्यार्थियों प है
तो क्या करेंगे, एक बार अर्ध विसर्ग करेंगे तो बाल पठति, और आगे क्या होगा अर्ध विसर्ग नहीं होने पर बालः पठति। इस प्रकार से ये दोनों पद इसी प्रकार से बनेंगे। विकल्प से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, विकल्प से तात्पर्य है अर्थात एक बार अर्ध विसर्ग तथा एक बार विसर्ग होकर रूप बनेगा। अब विद्यार्थियों हम आगे की परिस्थिति की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या परिस्थिति है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर विशेष तौर पर बताया गया है कि यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो तथा उसके बाद क, ख या प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। अब विद्यार्थियों विगत जो हमने संधि का अध्ययन कर रहे हैं उस संधि में हमने जाना है कि किस प्रकार से विसर्ग के आगे यदि अगर क, ख हो या प, फ हो तो वहां पर क्या होता है विद्यार्थियों, विसर्ग को क्या होता है, अर्ध विसर्ग आदेश हो जाता है। अर्ध विसर्ग इस प्रकार से लिखा जाता है तो अर्ध विसर्ग आदेश हो जाता है। लेकिन यहां पर यह बता रहे हैं विद्यार्थियों कि यदि अगर इस विसर्ग से पूर्व ई या उ हो तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश होगा। उदाहरण से समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा उसके बाद में क, ख या फ, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। ई या उ है और उसके उपरांत क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग है तो क्या होगा मूर्धन्य श। देखिए निहि धन कपटः, अब यहाँ पर क्या है विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है विद्यार्थियों क। लेकिन हमने किस परिस्थिति का अध्ययन किया कि विसर्ग के बाद यदि अगर क, ख हो तो वहां पर अर्ध विसर्ग होगा, विकल्प से होगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उस विसर्ग से पूर्व यदि अगर ई हो या उ हो तो यहाँ पर इस विसर्ग को मूर्धन्य श आदेश होगा। चलिए विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है विद्यार्थियों क है तो हम क्या करेंगे मूर्धन्य श, तो इस प्रकार से यह लिखा जाएगा आ मूर्धन्य श हुआ। अब इस कैसे मिलने पर यह किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से, और संपूर्ण पद क्या बनेगा निष्कपटः। उसी प्रकार से निहि फलः, विसर्ग है, विसर्ग से आगे फ है लेकिन विसर्ग से पूर्व ई है तो क्या होगा विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श और आगे क्या है फ, इस प्रकार से लिखा जाएगा फ। संपूर्ण पद क्या बनेगा निष्फलः। उसी प्रकार से दुहु धन कर्म, विसर्ग है, विसर्ग से आगे क्या है, विसर्ग से पूर्व क्या है उ है। इसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या होगा मूर्धन्य श आदेश होगा। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से, इसको हम सही कर लेते हैं श्क। और संपूर्ण पद कैसे लिखा जाएगा दुष्कर्म। इस परिस्थिति का हमने अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और इसी प्रकार की परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है, यदि नमः और पुरः के बाद क, ख या फ, फ आए तो विसर्ग का श हो जाता है, अर्थात दंत्य श हो जाता है। वहां पर हमने क्या किया था मूर्धन्य श, यहां पर क्या है दंत्य श। देखिए नमः धनकारः। अब यहां पर विद्यार्थियों नमः और पुरः इन दोनों से ही यहाँ पर तात्पर्य है कि यदि अगर इनसे आगे क, ख या फ, फ हो तो इस विसर्ग को क्या करना है, इस विसर्ग को हमें दंत्य श करना है। देखिए नमः कारः, विसर्ग है, विसर्ग के आगे क है, उससे पूर्व नमः, तो क्या होगा विद्यार्थियों किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से श्क। संपूर्ण पद क्या होगा नमस्कारः। उसी प्रकार से विद्यार्थियों पुरः धनकारः, विसर्ग, विसर्ग के आगे क और जो दंतेश है उसको मिलाने पर इस प्रकार से लिखा जाएगा और संपूर्ण पद लिखा जाएगा पुरस्कारः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं आगे की ओर कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श हो तो वहां पर क्या परिवर्तन होंगे। देखिए विद्यार्थियों वहां पर परिवर्तन होंगे कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर तालव्य श है तो वहां पर एक बार तो विसर्ग होगा और एक बार तालव्य श होगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों यदि अगर विसर्ग के उपरांत यदि अगर मूर्धन्य श है तो एक बार विसर्ग का विसर्ग रहेगा और एक बार मूर्धन्य श लिखा जाएगा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों विसर्ग के उपरांत यदि अगर दंत्य श है तो एक बार विसर्ग के स्थान पर विसर्ग लिखा जाएगा और एक बार जो दंत्य श है वह लिखा जाएगा। तीनों परिस्थितियों को हमने यहाँ पर देखा है। चलिए विद्यार्थियों इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वाशरी, शरी परे विसर्ग से विसर्गो वा शात। सर, अब सर से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, सर एक प्रत्याहार है और प्रत्याहार के अंतर्गत श, श, स ये तीनों वर्ण आते हैं। अब क्या क्या है, सर्वप्रथम है तालव्य श, उसके उपरांत मूर्धन्य श, उसके उपरांत दंत्य श। विसर्ग के आगे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श होने पर एक बार विसर्ग तथा वहीं
एक वहीं एक बार क्या होगा, एक बार तो विसर्ग लिखा जाएगा और एक बार क्या होगा विद्यार्थियों, तालव्य श के स्थान पर तालव्य श, मूर्धन्य श के स्थान पर मूर्धन्य श और दंत्य श के स्थान पर दंत्य श हो जाएंगे। देखिए उदाहरण से समझते हैं, हारी ही शेते। अब यहां पर क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है, श है, तो क्या होगा, एक बार हमें क्या लिखना है, विसर्ग वाला लिखना है और एक बार जिस प्रकार का श है वैसा ही हमें लिखना है। यदि अगर आगे तालव्य श है तो तालव्य श, मूर्धन्य श है तो मूर्धन्य श, दंत्य श है तो दंत्य श। तो एक बार विसर्ग का रूप ऐसे का ऐसे, हरि ही सेते, और एक बार क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, ये कौन सा श है, तालव्य श है, तो इससे विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे, तालव्य श, क्या पद होगा, हरि सेते। उसी प्रकार से नृपः षष्ठः। अब यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से उपरांत क्या है विद्यार्थियों, मूर्धन्य श है, तो क्या लिखेंगे, एक बार विसर्ग वाला रूप तो नृपः षष्ठ, और एक बार विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे, मूर्धन्य श, तो क्या लिखेंगे, नृपष्ठ। उसी प्रकार से निःसंदेह, विसर्ग लगा लेते हैं, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है, दंत्यश है, तो एक बार जो विसर्ग वाला रूप है वैसे का वैसे निःसंदेह है, और दूसरी बार जो विसर्ग है विसर्ग के स्थान पर दंत्यश लगाते हुए लिखेंगे निस्संदेह। इस प्रकार इस परिस्थिति का हमने अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों हमने जो परिस्थितियों का अध्ययन किया है उसको हम एक बार संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं और फिर उसके उपरांत आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमने क्या किया विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर आदेश होगा, लेकिन क्या होगा कि विसर्ग के आगे यदि अगर ये चीजें हो तो विसर्ग के स्थान पर ये आदेश होंगे। देखिए शुरू से समझते हैं, यदि विसर्ग के आगे क ख है तो क्या आदेश होगा, एक बार अर्ध विसर्ग होगा और एक बार विसर्ग होगा। तात्पर्य क्या है कि अर्ध विसर्ग विकल्प से आदेश होगा। यदि अगर च छ है तो क्या होगा विद्यार्थियों, वहां पर दंत्य श को क्या हो जाएगा, तालव्य श। यदि अगर ट ठ है तो क्या होगा, दंत्य श को मूर्धन्य श। यदि अगर त थ है तो दंत्य श आदेश होगा। उसी प्रकार से यदि अगर विसर्ग से आगे की ओर यदि अगर प फ है तो वहां पर अर्ध विसर्ग आदेश होगा, लेकिन विकल्प से होगा तो एक बार अर्ध विसर्ग होगा और एक बार विसर्ग होगा। उसी प्रकार से यदि अगर विसर्ग के उपरांत यदि अगर तालव्य श है तो क्या होगा, तो वहां पर बताया गया है कि एक बार वहां पर विसर्ग आदेश होगा और एक बार जो तालव्य श है वह आदेश होगा। अगर मूर्धन्य श है तो क्या होगा कि विसर्ग आदेश होगा एक बार तो, और एक बार क्या होगा जो मूर्धन्य श है वही आदेश होगा। दंत्य श हो तो उन्होंने कहा कि एक बार तो विसर्ग आदेश होगा और एक बार जो दंत्य श है वह आदेश होगा। इन सारी परिस्थितियों का हमने अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि यहां तक हमने अध्ययन किया है कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो और तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य शकार हो तो हमें क्या करना है। अब विद्यार्थियों इससे आगे की ओर हम बढ़ेंगे कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, है, य, व, र, ल हो और स्वर हो तो क्या करना है। देखिए विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं और उन्होंने बताया कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, है, य, व, र, ल हो या स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश होगा या र दिखाई देगा। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत और इसे हम कहेंगे विद्यार्थियों विसर्ग का रेफ या रुत्व संधि। देखिए विसर्ग के आगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण ह, य, व, र, ल तथा स्वर होने पर विसर्ग के स्थान पर र दिखाई देगा। अब वहां पर विद्यार्थियों हमने किस परिस्थिति का अध्ययन किया था कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो या उसके उपरांत तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श हो तो वहां पर क्या आदेश होगा, वहां पर दंत्य श आदेश होगा। और यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों कि विसर्ग के उपरांत यदि अगर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या ह, य, व, र, ल हो या फिर स्वर हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर र दिखाई देगा। और विद्यार्थियों यह कब दिखाई देगा कि उत्व व रलोप संधि के प्रसंगों को छोड़कर इन दोनों प्रसंगों का भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे उपरांत जो हमारे पास में है विसर्ग संधि के स्थान पर जो रेफ है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास में उदाहरण है रवेहे गति ही। अब क्या है विद्यार्थियों विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है ग क्या है, तृतीय वर्ण है तो क्या आदेश होगा, विसर्ग के स्थान पर र होगा। समस्त वर्णों को हम मिलाकर लिख देते हैं, पद क्या बनेगा, रवेर गति ही। उसी प्रकार से विद्यार्थियों हरि ही
अवदत। अब विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है विद्यार्थियों? अ है, तो अ किसके अंदर आएगा? स्वर के अंदर आएगा। तो अब यहाँ पर विसर्ग का क्या किया जाएगा? विसर्ग के स्थान पर होगा र आदेश, तो हम कर देंगे विसर्ग के स्थान पर र आदेश। तो हरि रवदत, क्या पद बनेगा हमारे पास में? हरि रवदत। इस प्रकार से विद्यार्थियों अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और उदाहरणों को समझते हैं। विष्णु हो माया, विसर्ग के आगे क्या है विद्यार्थियों? मा है, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? र होगा। पद क्या बनेगा? विष्णोर माया। हरिर्वाच, विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है विद्यार्थियों? स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर र, पद क्या बनेगा? हरिर्वाच। उसी प्रकार से वायु वाती, क्या होगा? विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है? वह है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? र आदेश होगा और क्या बनेगा विद्यार्थियों? वायुर्वाती। उसी प्रकार से कवि अवदत, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत क्या है विद्यार्थियों? स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर र, क्या पद होगा? कवि रवदत। अब विद्यार्थियों हम आगे की जो परिस्थिति है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये जो परिस्थिति है वह उत्व व रलोभ संधि के प्रसंग को छोड़कर हमें करना है। तो अब विद्यार्थियों हम इस परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर है विद्यार्थियों विसर्ग के स्थान पर उ या उत्व संधि। यहाँ पर बात की जा रही है विद्यार्थियों, यदि अगर आपके पास में विसर्ग है और विसर्ग से बाद में भी ह्रस्व अ हो और विसर्ग से पूर्व भी ह्रस्व अ हो। देखिए क्या बताया गया है कि ह्रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है और उसके उपरांत भी ह्रस्व अ है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? देखिए अतो रोर प्लुताद अप्लुते, अतः रो अप्लुताद अप्लुते। तात्पर्य है कि ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है यदि र के आगे ह्रस्व आकार हो। र के स्थान पर उ होने पर यथा प्राप्त गुण कार्य ओ तथा पूर्व रूप अवग्रह का चिन्ह कार्य भी होगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा यह समझना है विद्यार्थियों कि ऐसी परिस्थिति है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? र होगा। इस र को क्या होगा? उ होगा। अब परिस्थिति हमारे पास में है ये है कि इस उससे पूर्व भी हमारे पास में ह्रस्व अ है, तो और उसके उपरांत भी हमारे पास में ह्रस्व अ है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर गुण होगा। गुण क्या होगा? ओ होगा। अब हमारे पास में आगे ह्रस्व अ है, तो ऐसी परिस्थिति में होती है पूर्व रूप संधि और अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है, तो यह हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए इस परिस्थिति का पुनः अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि अ ह्रस्व अ है, उसके उपरांत क्या है? विसर्ग है और उसके उपरांत ह्रस्व अ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? र आदेश होगा। अब र के स्थान पर क्या होगा? उ होगा। अब हमारे पास में परिस्थिति ये है कि ह्रस्व अ है, उसके उपरांत उ है और उसके उपरांत भी ह्रस्व अ है, तो अ और उ दोनों मिलकर क्या होंगे? गुण होंगे ओ। गुण होने के उपरांत विद्यार्थियों हमारे पास में अभी भी आगे ह्रस्व अ है। ऐसी परिस्थिति में होती है विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि और यह इस प्रकार से लिखा जाता अवग्रह चिन्ह सहित। देखिए उ हुआ, अ और उ का गुण होकर क्या हुआ? ओ हुआ। अब विद्यार्थियों ओ और उसके उपरांत क्या है हमारे पास में? अ है, तो यहाँ पर होगी पूर्व रूप संधि और पूर्व रूप संधि को दर्शाने के लिए हम वहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं जो अ है उसको दर्शाने के लिए। तो अब विद्यार्थियों इस परिस्थिति के माध्यम से हम ये जो उदाहरण है उसका अध्ययन करते हैं। बालः धन अयम, क्या है विद्यार्थियों? बाल है के अंतर्गत विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व क्या है? ह्रस्व अ है और अयम में भी ह्रस्व अ है आरंभ में, तो हमारे पास में परिस्थिति यही है कि ह्रस्व अ उसके बाद विसर्ग और उसके उपरांत भी ह्रस्व अ। चलिए इसको अलग अलग करते हैं। बाल, इसमें से हमने ह्रस्व अ को निकाल लिया, तो क्या हुआ? अह और आगे है अयम। अब यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी? विसर्ग का र होगा, तो बाल अ र अयम। अब र का क्या होगा? उ होगा, तो बाल अ उ अयम। अब यहाँ पर इन दोनों का गुण कर देंगे तो बाल ओ अयम। अब यहाँ पर ओ है तो हम इसको मिला लेंगे, बालो, आगे क्या है? अयम। अब इस ह्रस्व अ के कारण यहाँ पर पूर्व रूप संधि और समस्त पद क्या बनेगा? बालो अयम। पूर्व रूप संधि होने के कारण हम यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे अ के लिए, तो हमारे पास में परिस्थिति किस प्रकार से दिखाई देगी? बालो अयम, इस प्रकार से। चलिए विद्यार्थियों हम इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रवेशितः अयम, विसर्ग है, उससे पूर्व भी ह्रस्व अ है, उसके उपरांत भी ह्रस्व अ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? सर्वप्रथम र का क्या होगा? उ का गुण होगा ओ और अवग्रह का चिन्ह लगेगा, क्या पद बनेगा? प्रवेशितो अयम। इसको सही कर लेते हैं, प्रवेशितो यम। देखिए
आगे है विद्यार्थियों कह धन अपि, यहाँ पर है विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर र का क्या होगा उ, आगे अवग्रह चिन्ह लगाते हुए गुण करेंगे इसको, ओ गुण क्या होगा ओ, और उसके उपरांत जो हमें पूर्व रूप संधि करनी है उसका चिन्ह लगेगा अवग्रह का, और समस्त पद कैसा दिखाई देगा को अपि। उसी प्रकार से है कह अयम, यहाँ पर विसर्ग है, उससे पूर्व भी अ ह्रस्व अ है, उसके उपरांत भी ह्रस्व अ है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा र होगा, रे का उ होगा, उ का गुण ओ होगा, और पूर्व रूप संधि करने के कारण यहाँ पर अवग्रह चिन्ह होगा, और हमें जो संपूर्ण पद है वह किस प्रकार से दिखाई देगा को अयम। उसी प्रकार से है गृहीतः अस्ति, क्या है विद्यार्थियों विसर्ग है, विसर्ग का क्या होगा र होगा, र के उपरांत उसका उ होगा, यहाँ पर अ और उसके उपरांत जो उ है उन दोनों के मध्य गुण होगा, गुण क्या होगा ओ होगा, और समस्त पद क्या होगा विद्यार्थियों गृहीतोस्ति, क्योंकि ओ है, ओ के उपरांत भी ह्रस्व अ है, ह्रस्व अ है, यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी, अवग्रह चिन्ह लगेगा, तो किस प्रकार से दिखाई देगा हमें ओ इस प्रकार से, और जो संपूर्ण पद है वह हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा गृहीतोस्ति। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख, यदि अगर ह्रस्व अ है और उसके उपरांत विसर्ग है, और उसके उपरांत यदि अगर ह्रस्व अ है, तो ऐसी परिस्थिति का हमने अध्ययन किया है। अब यहाँ पर है विद्यार्थियों ह्रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है, और उसके उपरांत उन्होंने बताया कि वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, ह या वरल हो, तो वहां पर क्या परिस्थिति होती है। देखिए हशीच अप्लुतादतः परस्य रोरुह शाद हसी, ह्रस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के र को उ हो जाता है हस, अर्थात वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम और ह या वरल वर्णों के परे रहते उत्व कार्य करने के बाद यथा प्राप्त गुण कार्य होकर रूप बनेगा। तो विद्यार्थियों जिस परिस्थिति का हम उत्व संधि के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं कि ह्रस्व अ के उपरांत यदि अगर विसर्ग है और उसके उपरांत भी यदि अगर ह्रस्व अ है, तो वहां पर हमने जो विसर्ग के स्थान पर र हुआ, र का हमने वहां पर उ किया, उसके उपरांत गुण कार्य हुआ, और गुण कार्य के उपरांत पूर्व रूप संधि हुई। तो यह बता रहा है कि यदि अगर ह्रस्व अ है और उसके उपरांत विसर्ग है, तो वहां पर आपको जो विसर्ग है, विसर्ग से प्राप्त र है, उस र के स्थान पर उ करना है, उ के उपरांत हमें गुण प्राप्त होगा, लेकिन उसके आगे हमें वहां पर पूर्व रूप संधि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हमें उससे आगे ह्रस्व अ था, यहाँ पर ह्रस्व अ नहीं होकर क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर है वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है, य व र और ल। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों बताया कि ह्रस्व अ है, उसके उपरांत विसर्ग है और हर्ष प्रत्यार है। अब हर्ष प्रत्यार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण है, वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, और क्या है विद्यार्थियों ह य व र और ल। देखिए तो क्या होगा, उस विसर्ग का क्या होगा र होगा, र के उपरांत क्या होगा उ होगा। अब यहाँ पर उससे पूर्व क्या है विद्यार्थियों अ है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा अ और उ का गुण होगा, गुण क्या होगा ओ होगा। देखिए रामः हसति, विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व ह्रस्व अ है भी है और आगे क्या है, तो विसर्ग का क्या करेंगे र, तो राम र हसति रुत्व, उसके उपरांत क्या है र का क्या करेंगे विद्यार्थियों उ, तो राम उ हसति, यहाँ पर ह्रस्व अ है, गुण होगा तो क्या होगा रामो, आगे क्या है हसति। इस प्रकार से इसके जो पद है वह बनेंगे। देखिए विद्यार्थियों इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। शिवः वंदः, तो क्या है विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है विद्यार्थियों वह है, उससे पूर्व क्या है ह्रस्व अ है, तो विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ का गुण क्या है ओ, और क्या बनेगा शिवो वंदः। उसी प्रकार से बालः याति, विसर्ग, विसर्ग के उपरांत क्या है यह है, पूर्व में क्या है ह्रस्व अ है, तो विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ, यहाँ पर गुण होगा ओ, और पद क्या बनेगा बालो याति। नमः नमः, विसर्ग है, विसर्ग से आगे क्या है न है, लेकिन विसर्ग से पूर्व क्या है ह्रस्व अ है, तो विसर्ग के स्थान पर र होगा, र के स्थान पर उ होगा, उ का गुण ओ होगा, और पद क्या बनेगा नमो नमः। मनः हरः, विसर्ग है, विसर्ग से आगे क्या है, लेकिन विसर्ग से पूर्व क्या है ह्रस्व अ, तो विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ का गुण ओ, पद क्या बनेगा मनोहरः। रामः जयति, विसर्ग है, विसर्ग से आगे क्या है ज है, लेकिन विसर्ग से पूर्व क्या है ह्रस्व अ है, तो विसर्ग के स्थान पर र के स्थान पर उ, और गुण होकर क्या बनेगा ओ,
और पद क्या बनेगा, रामो जयति। इस प्रकार से हमने जो इस परिस्थिति है उसका अध्ययन किया है। अब हम विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है विद्यार्थियों विसर्ग का लोप या लोप संधि। अब किस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर हमें विसर्ग दिखाई नहीं देता है। देखिए, आतो अशी विसर्गस्य लोपः, अर्थात आकार से परे विसर्ग का अश स्वर या व्यंजन, अस्य क्या तात्पर्य, स्वर या व्यंजन परे बाद में होने पर लोप हो जाता है। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों, बताया गया है कि आ हो, उसके उपरांत यदि अगर विसर्ग हो और उसके उपरांत कोई भी चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। आ है, आ के उपरांत विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत यदि अगर स्वर है या व्यंजन है तो उस विसर्ग का क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। देखिए उदाहरण से के माध्यम से समझते हैं। बालाहा धन अत्र, क्या होगा, बालात्र, क्योंकि आ है उसके उपरांत क्या है, अ है, तो हमने यह देखा विद्यार्थियों विसर्ग का यहाँ पर क्या होगा, लोप हो जाएगा, अर्थात हमें विसर्ग दिखाई नहीं देगा। तो लताहा एधन्ते, क्या दिखेगा, लता एधन्ते, ताहा गच्छन्ति, ता गच्छन्ति, वृद्धा यान्ति, आ है विसर्ग है तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, तो वृद्धा यान्ति, बालाहा हसन्ति, क्या होगा, बाला हसन्ति। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है देखिए, अतो अनत्याचि विसर्ग लोप है। तात्पर्य क्या है, आकार से परे विसर्ग का अच स्वर परे होने पर लोप हो जाता है ह्रस्व आकार को छोड़कर। तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, यदि अगर विसर्ग से पूर्व ह्रस्व अ है और उसके उपरांत अच है अर्थात स्वर है, लेकिन वह स्वर कैसे हो, वह स्वर हो विद्यार्थियों ह्रस्व अ को छोड़कर। तो क्या बताया है, ह्रस्व अ को छोड़कर, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी यदि अगर ह्रस्व अ के उपरांत विसर्ग है और उसके उपरांत भी यदि अगर ह्रस्व अ है तो वहां पर हमने देखा था कि र होता है विसर्ग का, र के उपरांत उ होता है, उ का गुण ओ होता है, फिर उसके उपरांत पूर्व रूप संधि होती है। इस प्रकार से वह सारी प्रक्रिया को हमने समझा है। लेकिन यहाँ पर बताया कि विद्यार्थियों ह्रस्व आकार के उपरांत यदि अगर विसर्ग है और आगे ए को छोड़कर, ह्रस्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं विद्यार्थियों। रामः आगच्छति, अब यहाँ पर अंत में है अ, उसके उपरांत विसर्ग है और आगे क्या है, आ है, तो विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा। पद कैसे आएगा, राम आगच्छति। उसी प्रकार से विद्यार्थियों है कृष्णः एति, यहाँ पर अ है उसके उपरांत विसर्ग है, आगे ए है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और पद क्या होगा, कृष्ण एति। उसी प्रकार से है विद्यार्थियों बालः इच्छति, यहाँ पर जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, लोप हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व अ है और उसके उपरांत क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग है, विसर्ग के उपरांत ई है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो ह्रस्व अ है उसको छोड़कर यदि अगर ह्रस्व अ है उसके उपरांत विसर्ग है और उसके उपरांत यदि अगर ह्रस्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो लोप होने की स्थिति के होने पर हमारे पास में पद किस प्रकार से आएगा, बाल इच्छति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर इसका अध्ययन किया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख यहाँ पर, एतद तदोह सुलोपो अकारो अनय समासे हलि, नए समास को छोड़कर एषः शः इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने ह्रस्व आकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण होने पर लोप होता है। क्या बताया विद्यार्थियों इन्होंने कि एषः और श इन दोनों पदों के आगे जो विसर्ग है और विसर्ग के सामने ह्रस्व आकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण होने पर लोप होता है। किसको छोड़कर, नए समास को छोड़कर। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थियों कि नए समास को छोड़कर एषः और श इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने ह्रस्व आकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण होने पर लोप हो जाता है। अर्थात विसर्ग के बाद में क्या है विद्यार्थियों, एषः लिखा हुआ है और एषः के उपरांत यदि अगर ह्रस्व आकार को छोड़कर कोई भी क्या हो, वर्ण हो, तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, इस विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा। देखिए उदाहरण से समझते हैं। एषः इच्छति, विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है विद्यार्थियों, स्वर है, तो क्या है, एष इच्छति, वहां पर क्या कर दिया गया है, लोप हो गया है। इसी प्रकार से एषः गच्छति, एष गच्छति, स आगच्छति तो स आगच्छति, शः तत्र स तत्र, एषः विष्णु एष विष्णु, श शंभुः श शंभु। इस प्रकार से हमने इस परिस्थिति का
अध्ययन किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे है हमारे सम्मुख एक सूत्र है रोरी। यहाँ पर बताया गया है कि र के आगे र होने पर पहले वाले र का लोप हो जाता है तथा लोप करने पर पूर्व में स्थित अण अ इ उ को दीर्घ भी हो जाता है। अब विद्यार्थियों यह बता रहा है कि विसर्ग के स्थान पर हम र करते हुए आए हैं, तो यहाँ पर यह बता रहा है कि इस र के उपरांत यदि अगर दूसरा र है तो क्या होगा, इस र का लोप हो जाएगा। और इससे पूर्व यदि अगर अ ई और उ है तो इनको क्या कर दिए जाएंगे, दीर्घ कर दिए जाएंगे, अर्थात आ हो जाएगा, यह दीर्घ ई हो जाएगा और यह दीर्घ उ हो जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कवि ही रचयति, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, र होगा। आगे र है तो इसका लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद क्या होगा, यह जो ई है इसको क्या होगा, दीर्घ होगा। तो हमारे पास में पद क्या बनेगा, कवि रचयति। देखिए किस प्रकार से, कवि रचयति, तो हमने क्या किया, ई को दीर्घ किया, तो हमारे पास में पद क्या आ गया, कवि रचयति। भानु राजते, यहां पर क्या है, विसर्ग का र हुआ, र का लोप हुआ, पहले जो उ है उसको दीर्घ किया, पद क्या बना, भानु राजते। यहाँ पर पूर्व में हमने क्या किया, विसर्ग का लोप, र का लोप किया, र का लोप करने के बाद में जो पद था भानु राजते, इस उ को हमने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया है। उसी प्रकार से पुनः रमते, र का लोप, पुनः रमते और दीर्घ किया, पुनः रमते। उसी प्रकार से हरि रम्य, र का लोप, हरि रम्य, ई को हमने दीर्घ किया, हरि रम्य। शंभु राजते, उसी प्रकार से विद्यार्थियों र का लोप हुआ और शंभु के अंदर जो उ है उसको अब हम क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे, तो हमारे पास में पद क्या होगा, शंभु राजते। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो विभिन्न परिस्थितियां हैं इस संधि के अंतर्गत उनका अध्ययन किया है और उनके विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों हम इस संधि से संबंधित जो हमारे अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को जानने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।